हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नया टॉपिक है। ये प्रोजेक्टाइल वाले हैं जिसमें कि हम किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। जैसे अभी तक जो पढ़ रहे थे उसके अंदर कंडीशन क्या थी, अभी तक वाले में ऐसा था कि इसको ऐसे फेंका होगा। अभी तक वाले में तो ज़मीन से ज़मीन तक फेंक रहे थे, तो अभी वाले में इसको यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा था और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बन रहा था। अभी तक तो ऐसा चल रहा था काम। तब हम इसके कंपोनेंट करते थे, ये आता था हमारे पास ux और ये आता था हमारे पास uy। और इस कंडीशन में इस फ़ोटो के लिए अगर हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट कोई पूछता था तो हम बोलते थे 2u sin थीटा बाई जी। वो इस फ़ोटो के लिए। कोई हमसे कहता था रेंज बताओ, तो रेंज के लिए हम निकालते थे ux इंटू टी, ठीक है। तो इसके लिए आता था u स्क्वायर और साथ में आता था sin 2 थीटा अपॉन जी। और फिर इसी तरीके से हाइट की बात होती थी तो u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, जैसी आपकी इच्छा हो। आपसे अगर एज कोई पूछता था तो आप कहते थे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये सारे जो फार्मूले हैं ये सब के सब फार्मूले वैलिड हैं कब, जब हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो, ठीक है। मतलब ज़मीन से लेके ज़मीन तक फेंकने वाली बात है तो इसके लिए अच्छा, इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की भी बात करी थी। इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए बात करी थी। इसके लिए तरीका बताया था कि भाई एक्स एक्सिस के हेल्प से टाइम निकालो और वाई एक्सिस के इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो वहाँ से अगर तुमने x tan थीटा कॉमन लेते हो तो 1 माइनस एक्स बाई आर आता है। तो जैसी आपकी इच्छा हो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वगैरह सब उसके बारे में बात हुई थी। अभी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये तो हो गया एंगल पे प्रोजेक्शन, ऑब्लिक, ऑब्लिक माने एंगल पे। अब है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब ऐसा, एक टावर पे चले गए और इस टावर से किसी बॉडी को सीधा फेंक दिया, ऐसे। मतलब बिल्कुल है कि आप किसी ऊंचाई पे जाके ऐसे बंदूक से गोली फायर कर रहे हो। जब ऐसे फायर करते हो तो ट्रैजेक्टरी ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। तो ये तो है हाइट ऑफ द टावर, जिसका नाम मान लो हमने h दे दिया, जैसी हमारी इच्छा है। और ये जो हम इसको फेंक रहे हैं यही तो हमारा ux है, जिसका नाम हम u देंगे, सही है। अच्छा, ये वाला जो हमने काम किया था इसमें हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था। अब सब लोग एक जैसा ले रहे थे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन मानना चाहिए, क्योंकि साइन, जब भी तुम काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन लगाओगे बिना साइन कन्वेंशन बात ही नहीं होगी। तो यू हैव टू कंसीडर साइन कन्वेंशन फर्स्ट। मैंने वो कहा था कि साइन कन्वेंशन जो होता है वो किसी डायरेक्शन का होता है। क्वांटिटी तो उस डायरेक्शन की तरफ, मान लो हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा तो जितनी क्वांटिटी ऊपर जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। एक बुद्धि लगाओ, तुम यहाँ से किसी चीज़ को फेंकोगे तो अल्टीमेटली उस चीज़ को नीचे ही आना पड़ेगा, है ना। तो सब कुछ अपने को हाइट भी नीचे की तरफ झांक के देखना पड़ेगा, है ना। तो हमें ऐसा लग रहा है, अच्छा हम देखेंगे कि कितना टाइम लगा, तो ऊपर से नीचे गिर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ओवरऑल हमारा कंसिडरेशन नीचे की तरफ ज़्यादा है, यानी कि फ़ायदा इसमें है। फ़ायदा की बात बता रहा हूँ, रूल नहीं है, सब फ़ायदा है। नीचे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें। हमने क्या किया, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, डायरेक्शन को। तो हर वो चीज़ जो नीचे है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगी। अभी वाले केस में अगर हमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दिया तो हर वो चीज़ जो नीचे की तरफ जाना चाहती है सब के सब पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम टेबल बना ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे हमसे कोई पूछे ux कितना होगा, हमसे कोई पूछे uy कितना होगा, हमसे कोई पूछे ax कितना होगा, फिर हमसे पूछे ay कितना होगा, हमसे कोई पूछे vx कितना होगा, फिर हमसे कोई पूछे vy कितना होगा। इतनी चीज़ें अगर हमको निकालने आती हैं ना तो हमारा काम बन जाएगा। अगर इतनी चीज़ें निकालनी आती है तो हमारा काम बन जाएगा। इतनी चीज़ें आती हैं तो काम बन जाएगा। आपको ux लिखना आना चाहिए, uy लिखना आना चाहिए, ax, ay, vx, vy ये सब लिखने आना चाहिए। अच्छा, ये सब का सब जब मैं लिखूँगा तो इसको प्रॉपर साइन के साथ लिखूँगा। बिना साइन के लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम सबसे पहले जब भी, अगर चूँकि इसकी तो अपने को प्रैक्टिस बहुत होती है, सारे फार्मूले वगैरह भी याद रहते हैं, तो इसमें तो छोड़ो, चलो नहीं भी करो, परंतु इसके अलावा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अलावा कोई भी और ट्रैजेक्टरी जैसी बात हो, मतलब कोई और तरीके से फेंका गया हो, तो उसमें तुम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। टेबल जब भी बनाओ साइन के साथ बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। टेबल मतलब जब भी बनाओ
साइन के साथ बनाओ, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो अब मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ और यू एक्स की बात तुमसे पूछ रहा हूँ। यू एक्स तो सामने की तरफ है, तो यू एक्स को कौन राइट सिंपली यू। यू वाई क्या होगा? यू वाई तो जीरो हो, तो जीरो है क्योंकि हम तो सीधा फेंक रहे हैं ना भाई साहब। अरे एंगल पे फेंका था तब कंपोनेंट हुए थे यू के, यू वाई और यू एक्स। अभी तो हम एकदम सीधा फेंक रहे हैं, तो जितने कंपोनेंट है सब सामने की तरफ है। तो कुल मिला के नेट जो इसकी वेलोसिटी है, ओवरऑल कंप्लीट वेलोसिटी है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो यू वाई मस्ट बी जीरो, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। नाम ही देखो ना इसका, हॉरिजॉन्टल, सीधा फेंक रहे हैं। अरे जब हम ट्रांसलेटिव मोशन पढ़ते हैं ज़मीन पे, जब हम किसी चीज़ को ऐसे ज़मीन पे किसी चीज़ को स्लाइड कर रहा हूँ और वो सीधा चले जा रहा है, तो क्यों उसमें वाई कंपोनेंट की टेंशन लेंगे? इसमें एकदम सीधा फेंका है। ये इनिशियल कंडीशन बता रहा हूँ मैं, फेंकते समय। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वी एक्स एंड वी वाई, ये तो किसी टी टाइम के बाद होगा। किसी टी टाइम के बाद तुमसे पूछा जाए तो मान लो बॉडी यहाँ पे है, हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे वेलोसिटी वी होगी और इस तरीके से यहाँ पे एंगल हो सकता है, इसका ये वी है, तो ये मान लो तुमने इसको वी एक्स कहा और तुमने इसको वी वाई कहा, ये एक अलग कंडीशन है। और इस एंगल को तुम्हारी इच्छा तुमने अल्फ़ा कह दिया। ये बात तो तुम कहोगे टी टाइम बाद, और ये तो तुम कहोगे टी इक्वल्स टू जीरो पे, और ये टी टाइम बाद। टी टाइम बाद तुमने ऐसा कहा, टी टाइम बाद ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v, ये वेलोसिटी हो जाएगी v। ऐसे लिख रहे हैं, फिर तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता ही दूंगा। अच्छा चलो और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अभी ये एक बार में पल्ले नहीं पड़ता है, पूरी सिचुएशन को समझो आराम से, फिर दोबारा जब रिपीट करूँगा तब जाके बात समझ में आएगी। अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब हम प्रोजेक्टाइल का केस 1 हम पढ़ चुके हैं, ये केस 1 हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं इसका केस 2, जिसमें अब हम किसी छत पे चले गए, किसी टावर पे चढ़ गए और वहाँ से किसी चीज़ को हम सामने की तरफ फेंक रहे हैं। जब सामने की तरफ फेंक रहे हैं, एकदम सामने फेंका है, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम्प्लीटली कितनी हो रही है? u। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है। अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ, ax के बारे में बताओ। ax तो प्रोजेक्टाइल कैसा भी होगा जीरो ही होगा, ये तो फिक्स बात है। दुनिया के किसी भी प्रोजेक्टाइल में ax तुम जीरो पुट करोगे, कब तक? जब तक इंक्लाइन प्लेन की बात नहीं करूँगा। जब तक किसी प्रोजेक्टाइल में चार्ज बॉडी दे दे, आईआईटी वगैरह में तो डालते हैं चार्ज, आपको नहीं डालते। मान लो इंक्लाइन प्लेन आपको दे दिया, तो बस इंक्लाइन प्लेन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है। अभी प्रोजेक्टाइल का जो केस चल रहा है, आपके सिलेबस तक, आपके लेवल, नीट के लेवल तक की जो बात है, वहाँ पे ax बराबर जीरो, ठीक है। लेकिन एक ज़्यादा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जब इंक्लाइन प्लेन दे दे तो थोड़ा सावधान होना है, फिर अचानक से तुरंत से इसको जीरो मत कर देना। और दूसरा कहाँ पे? जब उसी बॉडी में चार्ज दे दे, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हो सकते हैं, EX EY हो सकता है, तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है फोर्स लगे, और जब दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो देयर इज अ चांस कि दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। परंतु ये जो हमारा केस है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसमें फोर्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ mg लग रहा है, और mg का डायरेक्शन किधर होता है? नीचे की तरफ, ये तो फिक्स है। और हमने नीचे के डायरेक्शन को क्या माना है? पॉजिटिव। हमने नीचे के डायरेक्शन को यहाँ पॉजिटिव माना है, दैट्स वाई AY कम्स टू बी पॉजिटिव ऑफ G। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या Vx की बात बताओ? Vx वही होगा जो Ux है, क्योंकि वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में बदलेगी तब जब उसको बदलने के लिए उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में तभी बदलती है जब उस वेलोसिटी को बदलने वाला एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो। क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगी, पूरी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो Vx वही रहेगा जो पहले था, जो कि Ux था, जो कि u था। अब आ जाओ Vy का। ये Vy चूँकि एक्सेलरेशन है, तो Vy हमेशा हमेशा बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा। सही है क्या? ये टेबल समझ में आ गया, फिर तो खेल आसान है। फटाफट बना लो इसको। सबसे पहले लिख लेना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में साइन के साथ टेबल बनाना इम्पोर्टेंट है। साइन के साथ टेबल बनाना इम्पोर्टेंट है।
ऐसा नहीं है कि नियम है, लेकिन ऐसे करने से क्या गलती नहीं होती। थोड़ा तेज लिखें, फास्ट एंड फास्ट। अभी नीट का रिजल्ट आया है, नेट पे सारी बातें चल रही है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब भाई जब अपन अगले साल के लिए पढ़ रहे हैं तो फालतू इस चर्चे में मत उलझो, चुपचाप अगले साल पे फोकस करो, चुपचाप। फालतू की राजनीति में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक शब्द कोई ज़रूरत नहीं है कि एनटीए ने इन्फॉर्मेशन दिया, ये दिया, वो दिया। भाई तुम्हारे काम की बात नहीं है ना। यू आर फोकसिंग फॉर 2025। 24 के लिए तुमको जाना रहता था तब तुम उसमें दिमाग लगाते, जब उसमें जाना नहीं है, गोइंग फॉर 25, तो क्या फालतू मतलब बनता है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, 1% जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं। चुपचाप पढ़ो। 720 पे देख रहे हो कितने हैं? 720। तो आप समझिए बच्चे कितना काम कर रहे हैं और क्या तरीके से बात हो रही है। अब मेहनत देखो, मेहनत। तो ये इस टारगेट के अकॉर्डिंग फोकस करो। रील तिल देखने, एक भी बच्चा मेरे को बता दे ऐसा जो लाया होगा इतना बढ़िया नंबर और रील देखता होगा दिन रात। होगा तो मैं भी मिलूँगा भाई, प्रणाम करूँगा भाई, बता आखिर कैसे। ऐसा नहीं हो सकता ना। चलो इसको नहीं मिटाते हैं, इधर आते हैं। शुरू से एक एक चैप्टर करके जब काम करते रहोगे ना तो फिर सारी चीज़ें सही हो जाएगी। एक एक चैप्टर प्रिसाइजली करके और फार्मूला कॉपी टाइम टू टाइम जब इसको कंप्लीट करोगे तब जाके बनेगा। नहीं तो बाद में तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद फार्मूला कॉपी को अपडेट करना, ये सब बकवास है। ये 7-7 करोड़ लेक्चर वाइज। अब आप तुमको एक बात समझाता हूँ। मान लो किसी ने मेरे से कहा कि आपको मैं सिचुएशन देता हूँ और आपसे पूछता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कैसे निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल मतलब क्या है? जब तक पार्टिकल हवा में है टाइम ऑफ फ्लाइट है, सिंपल। जब तक पार्टिकल हवा में है टाइम ऑफ फ्लाइट है। ज़्यादा इसको एकदम से सोचने की आवश्यकता नहीं। हमको जब कुछ समझ में नहीं आता है तो एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्या यहाँ s = ut + ½ at² लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन काइनेमेटिक्स का तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और यहाँ है भी सही, क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन? g कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे s = ut + ½ at² बहुत मज़े में लगा सकते हैं। अच्छा बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का पता कैसे चलेगा? कितने देर में बॉडी नीचे गिर जाए, मतलब y एक्सिस। तो s नहीं sy कहूँगा, इक्वल्स टू u नहीं uy, और यही रहा t + ½ a नहीं ay, और ये t का स्क्वायर। बात सही है क्या? अब चूंकि हम पूरे टाइम की बात कर रहे हैं तो लोग इसको कैपिटल T से भी लिख सकते हैं, तो आप कैपिटल T से भी लिख दो, स्मॉल t कैपिटल T, मर्जी तुम्हारी। आप ज़रा सोचो, दिमाग लगाना। ऊपर से बॉडी को नीचे गिरा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, और तुमने क्या कहा है कि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ इसका जो यहाँ से नीचे तक का जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या वही h होगा क्या? है ना? तो क्या वो पॉजिटिव h होगा, निगेटिव h होगा? अगर हम नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लेते तो क्या वो निगेटिव h होता? बिल्कुल होता, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। डायरेक्शन है तो यहाँ पे sy नहीं प्लस का h लिखता हूँ ताकि तुम समझना कि इट कैन बी रिटन एज -h ओनली व्हेन यू हैव टेकन द डायरेक्शन टुवर्ड्स डाउनवर्ड इज नेगेटिव। अब प्लस का h। अच्छा बताओ uy, ठीक है भाई, uy की बात बताता हूँ। अच्छा बताओ तुम uy क्या लिखूँ? टेबल बना हुआ हमारे पास, क्या लिखूँ? 0। तो uy हमारा हो गया 0, और ये t ऐसे लिखता हूँ शो के लिए, और 1/2। ay क्या लिखूँ? g नहीं प्लस का g लिखने से एक बार अच्छा लगेगा, और t का स्क्वायर। बताओ t की वैल्यू क्या हो जाएगी? है ना, √2h/g, √2h/g। ऐसा हो क्या? ये कुछ याद आ रहा तुमको? ये कुछ कैसा है समझाता हूँ। जब हम 1D मोशन पढ़ते थे बचपन में,
ऐसे पढ़ते थे ना 1D, और ऐसे पढ़ते थे, और 7th 8th में आता था ये, और कहते थे कि यहाँ से एक बॉल को नीचे की तरफ तुम कर दो ड्रॉप, और ड्रॉप करते थे और कहते थे कि भाई जब ये नीचे गिरेगा यहाँ पे, तो नीचे गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो वहाँ पे भी तो तुम इस टाइम को निकालते थे तो वो कितना आता था, √2h/g। तो वहाँ पे भी जो हाइट तुम निकालते थे वो आता था t तुम निकालते थे √2h/g। ये आता था क्या? सोच के देखो, सोच के देखो। इसका मतलब ये तो गजब बात हो गई, ये तो गजब बात हो गई। मान लो ये तो ऐसा हो गया कि कोई आदमी छत पे जाके और गन से बुलेट को फायर किया, किससे? गन से, और इसी बुलेट को किसी ने ड्रॉप कर दिया। मतलब एक आदमी ने बंदूक से फायर किया ऐसे, और एक आदमी ने उसी हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया, तो दोनों को गिरने में सेम टाइम लगना चाहिए। सोच के देखो, हमने ड्राइव किया ना अभी इसको, दोनों में सेम टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ कह रही हो, ना कह रही हो? हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे तो ना होता है। समझ रहे हैं बात? ये एक बच्चों वाली बात है, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में। समझ रहे हो? मतलब इफ़ अ बुलेट इज़ ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट एंड अ बुलेट इज़ फायर्ड विद द गन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टेक सेम टाइम टू रीच टू द ग्राउंड। कंडीशन क्या है कि अच्छा किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे? क्या ये वेलोसिटी और प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। बस तुम हाइट सेम कर दो और मज़ा आ जाएगा। दोनों तरफ जी लगना चाहिए, तो दोनों सेम टाइम में गिरेगा, सेम टाइम में गिरेगा। तो तुम इसे ऐसा जादू दिखा भी सकते हो किसी को, ठीक है। तो बात यहाँ पे कुल मिला के ये रही। आप इस टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख के कहीं लिख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में, डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। तो कंक्लूजन में ये है कि मेरा टी जो निकल के आया है वो आया है √2h/g। एक और बात यहाँ से समझ सकते हो, मान लो किसी ने कहा कि भाई रेंज कितना होगा। रेंज मतलब ये दूरी जो होगी। रेंज मतलब क्या होता है एक्चुअली में? रेंज मतलब होता है x डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना गया, x डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना गया, दैट इज़ रेंज। और हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं काइनेमेटिक्स के अंदर वो सब मैक्सिमम वाले हैं। जैसे हाइट का फार्मूला है तो हाइट मतलब y एक्सिस, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है h, उसका फार्मूला तुम वहाँ निकाले थे। टाइम निकालते हैं तो टाइम की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जब तक हवा में है, मतलब मैक्सिमम नहीं कब तक, तो पूरा समय, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका फार्मूला है। यहाँ पे अगर कोई तुमसे रेंज पूछे तो आप हमेशा याद रखो, रेंज के लिए मैंने शुरू से कहा है, रेंज का कोई एक फार्मूला जो तुम वहाँ से रट के आते हो, u² sin 2θ/g, अगर तुमने यहाँ पे लगा दिया ना u² sin 2θ/g, एक्चुअली में जोश में इसी की प्रैक्टिस रहती है, ये मामला फंस जाएगा। इसलिए रेंज को हमने ड्राइव करा था और रेंज का फार्मूला हमने क्या लिखा था, ux × t। ये नहीं फेल होगा भाई, ये नहीं फेल होगा, ये नहीं फेल होगा। ये कैसे नहीं फेल होगा? एक्चुअली में r के जगह पे क्या लिखा हुआ है, s, और s बराबर लिखा हुआ है ut प्लस लिखा हुआ है हाफ at²। एक्चुअली में ये a के जगह पे ax होता, u के जगह ux होता, इसके जगह sx होता। और जैसे ही तुम t को कैपिटल T कर देते तो ये देखो ax तो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म खत्म होकर 0 हो जाता, और ये sx की मैक्सिमम वैल्यू रेंज बराबर ux × t होता। सोच के देखो क्या किया मैंने, s = ut प्लस हाफ at² लिखा और उसको x एक्सिस के लिए सोचा। मतलब एक्सलेशन के जगह a नहीं ax पुट करूँगा, और जैसे ही ax पुट करूँगा मेरे को पता है ax 0 हो जाता है, तो ये तो टर्म ऐसे ही ख़त्म हो गया। बचता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज जब भी निकालना हो लोड ही नहीं, स्पीड इनटू टाइम। पूरा समय ले लूँगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, उसी को तुम रेंज बोलते हो। तो ये है इसकी बात। तो चलो रेंज मुझे निकालना होगा, तो मैं ऐसे सवाल में रेंज निकालने के लिए डायरेक्टली ux × t यूज़ करूँगा। सिर्फ ये दो बातें ध्यान रखेंगे, टेबल ध्यान में रखेंगे, तब ये काम यहाँ बन जाएगा। क्वेश्चन से सीखते हैं इसको। एक दो बात लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लो, रेंज लिख लो, क्वेश्चन से सीखेंगे।
लिखना है एक सवाल। कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, body is projected horizontally from top of a tower of height 490 meter. चार सौ नब्बे with speed 98 meter per second. Find time of flight and range. Find time of flight and range. बिना पूछे इसको करो, ये तो ऐसे दिया है मैंने। Find time of flight and range. जल्दी। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज कर दे यार। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? हाँ 9.8। उसको 9.8 लेना भैया, कट जाएगा वो। जब तुमको हिंट नहीं मिला क्या 490 और इधर 98, और तब भी अगर जी को तुम 10 ले रहे हो तो बहादुर हो। 9.8 ले लीजिए ना, कट रहा है वो। t इक्वल्स टू ऊपर साइन वाइन सब पुट करने के बाद हमने लिखा है 2 इंटू 490 अपॉन 9.8। सॉल्व करिए 10 आएगा। इसमें टाइम मत लगाओ यार। अब चाहिए रेंज। रेंज का मतलब ux इंटू टी। रेंज का मतलब ux 98 और ये रहा 10, तो ये ले लो, कितना आएगा? 5000। 5000 आ रहा है सबका? 5000 नहीं आ रहा? इसको मल्टीप्लाई करने से 5000 नहीं आ रहा? आ रहा है? मार दूंगा ना गोली। $980। चलें आगे। इसमें भी दिक्कत है क्या? दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, तो शुरू भी नहीं किया इसमें। एक एरोप्लेन वाला सवाल होता है, बहुत दिनों से चल रहा है, अच्छा है। लिखिए एरोप्लेन, शॉर्ट में लिखो भाई। एरोप्लेन 50 मीटर पर सेकेंड, ऐसे देख लिख दो। अब क्या है तो समझ ही जाओगे, इससे उड़ रहा है ना। हाइट कितनी है? 4500 मीटर। 45 मीटर थोड़ा नज़दीक हो गया क्या दोस्त? है ना, 4500 मीटर। बात समझ गए? अब कह रहा है आगे कि अ बॉम्ब इज रिलीज्ड। बॉम्ब इज रिलीज्ड, एक बॉम्ब पटक दिया, ऊपर से छोड़ दिया। दो बातें पूछ रहे हैं भाई साहब। पहला पूछ रहे हैं टाइम कितना लगेगा बॉम्ब को नीचे आने में, और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, मतलब रेंज पूछना चाह रहे हैं। टाइम एंड रेंज एक ही जैसा सवाल है, चाहे इसको घर पे करा जा सकता है, एक ही जैसा है। अब कुछ बच्चों को, मान लो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको लगता है कि यार स्पीड क्या लें। तब आप समझो एरोप्लेन से गिरेंगे, किसी भी चीज़ को एरोप्लेन से जब गिराओगे तो उसकी स्पीड गिरते समय एटलीस्ट उतनी ही होगी जितनी एरोप्लेन की थी। तो यहाँ तुमको, जो तुम यहाँ देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट तो वेलोसिटी और प्रोजेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे है, तो उसको तो डायरेक्ट पुट करिएगा, आपको आंसर आएगा। दूसरा रहती है बात आर की। आर डिपेंड करता है किस स्पीड से गिरा रहे हो। एक्चुअली में क्या है कि जब तुम इस हाइट पे एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा होगा, ऐसे एरोप्लेन मान लो ऐसे उड़ रहा है,
यही है एरोप्लेन, टक टक टक। और इसमें से तुमने कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे गिरा दिया तो जो इसकी आगे की स्पीड रहेगी ना, ऑब्जेक्ट को गिरते समय वही स्पीड मिल जाएगी। जो स्पीड एरोप्लेन की ऑब्जेक्ट के गिरते समय ux वही मिल जाएगा। एक बात मन करता है तो लिख लो, ऐसे में जनरली लिखाता नहीं मैं सब बात, बच्चों वाली बात है तो तुम ध्यान रहता है। लिखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब इवन इट इज ड्रॉप्ड, और इवन इट इज ड्रॉप्ड को ब्रैकेट में लिख दो। समझ रहे हैं? आपको मजा आना चाहिए। ओहो ड्रॉप क्या है, जैसे ड्रॉप का मतलब अपन क्या समझते हैं, जीरो। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब ब्रैकेट में मैंने बोला इवन इट इज ड्रॉप्ड विल बी द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, विल बी इक्वल टू कर दो, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। सही है क्या? ठीक है, इनर्शिया इनर्शिया है कोई प्राणी, उसके कारण चलता है सब। चलिए ठीक है, कुल मिला के बात ये है, डायरेक्ट पुट करोगे आंसर आएगा, कर लोगे। तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो टी कितना आएगा, 30 सेकेंड आया, और 30 को किससे गुना कर दो, ये 50 है तो कितना आ गया 1500। 30 n 1500, 30 n 1500, 30 n 1500, 30 n 1500। अब चलो दो अच्छे सवाल करने हैं, दो अच्छे सवाल करने हैं, कराऊं? लिखो देखो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 20 मीटर हाई टावर, फ्रॉम 20 मीटर हाई टावर। ठीक है, देखो ये लैंग्वेज पूरा लिखा रहा हूँ बिकॉज लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। काइनेमेटिक्स में अगर तुमको कमांड करना है तो आपका एक ही फंडा है कि आप क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो, पढ़ते पढ़ते गिवन लिखते चलो और डायग्राम बनाते चलो। इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 कांट से टुकड़ों में क्वेश्चन पढ़ो, गिवन लिखते चलो, डायग्राम बनाते चलो। बिना डायग्राम बना के अगर हवाई करोगे तो गए। डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने के बाद से गिवन भी लिख रहे हो तुम, डायग्राम भी बना रहे हो, और क्वेश्चन पार्ट वाइज पढ़ ही रहे हो। तीनों काम करते ही तुम्हारे मन में क्लिक होगा, अच्छा ये फार्मूला आएगा। अब जब फार्मूला लिख लिया, अब सोचने का काम करना है। ऐसे एक कलम को ऐसे हिला हिला के सोचने से गया हो, बन जाएंगे लल्लू पंजू वाले सवाल, लेकिन ठीक ठाक सवाल के लिए नहीं बने। लल्लू पंजू वाले सवाल मतलब 30 क्वेश्चन तो तुम कर आओगे नीट में। 30 क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा 30 क्वेश्चन करने से। सुन रही हो नहीं सुन रही हो क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ना है, टुकड़ों में पढ़ के डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम बनाने के बाद से गिवन लिखते चलना है, और उसके बाद से रिलेटेड फार्मूला लिखना है, और तब सोचना है। इस सारे काम को करने में 10 से 15 सेकेंड लगता है। बड़ा क्वेश्चन है तो अरे प्राण खा लेगा तो 30 सेकेंड, तुम्हारे पास 1 मिनट रहता है ना। कठिन क्वेश्चन भी अगर रहे तो इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स, 30 सेकेंड्स इतना काम करने में। अब डायग्राम मतलब उसने कार्ड दे दिया, थोड़ी कार्ड बनाएंगे चकाचक बढ़िया एकदम ब्रांड ऐसे करके। एक दिन तू बना रहा था ना भाई, क्या बना रहा? सही है, तो आप छोटा बताइए, हवाई जहाज है तो ऐसे बना दिया लल्लू वाला फोगल, कोई नहीं, कौन आपको डायग्राम देख रहा है? ठीक है, अब आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए हुए करने की हिम्मत भी नहीं करना। देखो क्या है, कहा कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट 20 मीटर। फिर कहता है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द स्ट्राइकिंग पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू स्ट्राइकिंग पॉइंट on the ground makes 45 degree angle, makes 45 degree angle from horizontal. Find velocity of projection, find velocity of projection। एकदम बुद्धि से करो, आराम से समय लेके करिए। बिना फोटो नहीं बनेगा। फोटो बनाओ।
करिए करिए। गलत गलत चल रहा है मामला, ठीक से डायग्राम बनाओ वापस। चलो देखो, सीखो, समझो बातों को। अब ठीक है, अभी तो शुरू किया है हमने, अभी तो पूरा साल पढ़ा है। अब आप समझिए चीज़ों को कैसे करते हैं। डायग्राम को जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन पढ़ के टुकड़ों में तब जाकर डायग्राम बनाओ। तो इसने कहा है कि भाई बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है हाइट 20 मीटर से, ठीक है भाई। ये और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये, तो पहले तो ये, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और इसने कहा कि 20 मीटर से फेंक रहा हूँ, लेकिन किस स्पीड से फेंक रहा हूँ मुझे पता नहीं है, ठीक है भैया। तो यहाँ से यहाँ तक की कहानी जो है ये 20 मीटर की है और माना यू से फेंका, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जैसे बढ़ोगे ना तो क्वेश्चन कहता है और तुमने इसका डायग्राम ठीक नहीं बनाया, तुम्हारा थोड़ा सा ठीक लग रहा था। क्वेश्चन कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा टू द स्ट्राइकिंग पॉइंट, टू द स्ट्राइकिंग पॉइंट, ये रहा लाइन ज्वाइनिंग। लाइन कहाँ ज्वाइन किया तुमने, तो ट्रेजेक्ट्री है। लाइन ज्वाइनिंग तो ये है ना बिरादर, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, ब्लैक वाली लाइन, सही है। अब कहता है कि मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब कि क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है 45, ये एंगल गिवन है 45। और जैसे ही तुमने इस एंगल को 45 कह लिया, अब ये क्या कहलाएगा, इसका रेंज कहलाएगा। और ये इसके लिए हाइट है, क्या ये y और ये x नहीं हो जाएगा क्या? सोच के देखो। अब मन में आना चाहिए कि भाई मेरे से उसने क्या पूछा है, मेरे से उसने u पूछा है, बताओ u कब आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से आएगा या रेंज निकालने से आएगा? रेंज निकालने से आएगा। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, तो मैं लिखूँगा ux, जो कि मान लो u है, इंटू t, t के जगह पे क्या लिखूँगा, √2h/g, सही है, बात बन सकती है। अब बात यह है कि चलो ठीक है, u तो मुझे फाइंड करना है और h मुझे पता है, g तो तुम जानते ही हो, r के जगह पे क्या रखोगे, x, सोचो सोचो। और देखो एंगल पता है, y पता है, x पूछा है, एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पूछा है, tan थीटा जिंदाबाद। तो आप निकालो tan 45 जो कि हो जाएगा y/x, जो कि हो जाएगा 20/x। tan 45 तुम जानते हो दोस्त 1 होता है, इसके चक्कर में x को होना पड़ेगा 1, और यही तो मेरा रेंज है, मतलब कि x को मैं पुट कर दूंगा 1 नहीं 20, 1 तो पूरा हो रहा है, x को पुट करूँगा 20। तो 20 इक्वल्स टू u टाइम्स √ ये रहा 2, h कितना है भैया 20, जी चलो मन खुश करने के लिए 10 ले लेते हैं, और यहाँ से आ गई u की वैल्यू, आ गया। बात समझ रहे क्या हो रहा है मामला? आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने के बाद तुम्हारे पास फार्मूला के नाम पे तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। पूछ दिया u, टाइम ऑफ फ्लाइट तो u पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब कि आपको रेंज की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे तुम रेंज की शरण में जाओगे तो तुमको ज़रूरत पड़ेगी u की, यानी कि वही u इसने पूछा है। अब रहा रेंज ढूंढना है, रेंज कैसे ढूंढेंगे? तो tan 45 की हेल्प से देखना पड़ेगा, हमेशा tan पे नहीं कूदने का है,
हमने देखा कि भाई इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर हमारे को गिवन है, बेस नहीं पता, तब टेन थीटा का हेल्प लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड। 10 आ रहा है, 10 आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। तुम्हारा 10 आया, 10 आया, लिख रही हूँ, लिख दो लिख दो, थोड़ा तेज़ लिखिए। क्या मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ? तो क्या तुम स्लो लिख रहे हो? हाँ, लिख तो तुम बहुत साफ साफ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपन। क्या दोस्त, स्पीड तो बढ़ाने, तुम अच्छा लिखते हो, तुम तो जीनियस हो ना भाई, अच्छा लिखते हो। अब पेन का कलर जो चेंज नहीं करते हो ना, ये मुझे थोड़ा सा पर्सनली पसंद नहीं आता है। एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। आपको अगर मान लो पेन चेंज करने से प्रॉब्लम है, मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ। तुम 3 कलर का पेन रखो, रेड, ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ब्लैक को मैं अलग अलग कलर नहीं मानता भाई, मेरे को कोई उसमें विशेष अंतर समझ में नहीं आता है। आप जब आप फ्लुएंटली लिखते हैं तो उसमें दिमाग लगाना पड़े, अच्छा ये तो तुम क्या करो, जो तुमसे बन रहा है ना उसको तुम ब्लू से लिख लो। एक तरीका बता रहा हूँ, आपको अप्लाई करना है करें। जो तुमसे हो रहा है उसको ब्लू पे छोड़ दो, जो तुमसे नहीं हुआ उसको रेड से कर लो, तो रिवीजन में तुमको आसानी होगी। अच्छा ये क्वेश्चन था, अच्छा रेड वाला रिवीजन में कब, सिर्फ रिवीजन में रेड वाले पे फोकस करो ना भाई। और रेड वाला है मतलब मेरे से नहीं हुआ था, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो व्हेन यू चेंज द कलर यू कैन सेव योर टाइम ड्यूरिंग रिवीजन। अब एक होता है अच्छा बच्चा जो लाल से क्वेश्चन है ना, और ब्लू से आंसर, लाल से क्वेश्चन ब्लू से आंसर, बीच बीच में ग्रीन ग्रीन का पट्टा। अरे भाई इससे हमारा क्या फ़ायदा है? कलर डिफरेंट करके अगर हमने कोड बना लिया कि भैया जैसे ही मेरे कॉपी में जितना कुछ ब्लू से लिखा हुआ है या फिर ग्रीन से लिखा हुआ है वो सब मेरे को आता है, तो ब्लू से तुम अपना काम खोलो। जो मैं नोट्स लिखवाऊँ उसको ग्रीन से लिख लो। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, मेरा बनाया हुआ नोट तो करते हो ना भाई, उसको फिक्स कर लो कि अच्छा सर ने करा दिया, नोट कर रहे हैं तो रेड से नोट करेंगे। तो तुमको रिवीजन में इससे आसानी होगी। कलर फिक्स कर लो कि ये काम इस कलर से करूँगा। 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपना समय कब बचा लोगे? किस महीने में? अप्रैल के महीने के लिए, मार्च अप्रैल के महीने के लिए। नहीं तो मार्च अप्रैल के महीने में इतनी मोटी कॉपी होगी, सब लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि कलर वाइज उसको रखो। एक उपाय बताया है, बाकी मानना न मानना तो आपकी मर्जी है। चलिए अब एक और सवाल करते हैं, उम्मीद करता हूँ इसको आप सही कर जाएंगे। लिखिए 2 बिल्डिंग्स ए एंड बी, 2 बिल्डिंग्स ए एंड बी, ये मॉड्यूल में जो 166 नंबर सवाल है उसी का भाई है, ये उसी का भाई है। 2 बिल्डिंग्स ए एंड बी आर प्रेजेंट at a distance of 180 मीटर, 180 मीटर। अब सुनना मेन बात, हाइट ऑफ ए इज 45 मीटर मोर देन बी। Height of A is 45 meter more than B. Then find minimum horizontal velocity. Minimum horizontal velocity required to project a body from building A to building B, building A to building B। फोटो बनाओ, फोटो इज इम्पोर्टेंट।
कितना आया? 60 मीटर आया, सही है, 60 मीटर आया। सारा खेल डायग्राम का है। ये बिल्डिंग, एक पड़ोस वाली बिल्डिंग, परंतु नाम अलग अलग, ए बी, सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज अगर पढ़ के मुझे फिगर बनाना था तो कहता है दो बिल्डिंग है ए एंड बी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 180, ठीक है भाई, ये है 180। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि हाइट ऑफ ए इज़ 45 मीटर मोर देन दैट ऑफ बी। हाइट ऑफ ए इज़ 45 मीटर मोर, मतलब ये रही कहानी, और ये यहाँ से यहाँ तक 45 मीटर है। अगर कोई छोटा बच्चा रहता कहता ये x है, ये x + 45 है, तो बाद में 45 होगा, है कि नहीं। अब कह रहा है कि अब आप यहाँ से किसी चीज़ को ऐसे फेंको कि इस पे आके टपक जाए। यही कहना चाह रहा है ना, ये यही कहना चाह रहा है कि कितने स्पीड ux आप कितना रखोगे कि ये डायरेक्टली इस बिल्डिंग से गिरे और दूसरे वाली बिल्डिंग पे पहुँच जाए। अब ज़रा सोचो, इस बॉल को जो फेंका जा रहा है, तो इस बॉल को मतलब किस हाइट से, इस बॉल को तो सिर्फ 45 मीटर से मतलब है। ऐसा ज़मीन से क्या मतलब है भाई। तुम अगर मान लो तुम रहते हो 15th फ्लोर पे, और कोई तुम्हारे बगल में कोई दोस्त है वो रह रहा है 14th फ्लोर पे, और तुमको यहाँ से कुछ आम वाम का भी सीज़न चल रहा है, मान लीजिए आपने अपने खिड़की से आम उसके खिड़की पे फेंकना है, आम फेंकना है, तो आपको इस बात से थोड़ी, ज़मीन से कोई आपका दूसरा दोस्त देख रहा है, वो ग्राउंड पे खड़ा है, किसी तरीके से मेहनत करके लगा रहा है, दूरबीन से देख रहा है आपको, और उस आदमी से तुमने सवाल किया जो नीचे ज़मीन पे खड़ा है ना, इससे तुमने सवाल करा दिया, बता कि मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ, बता कितना टाइम लगेगा। तो क्या वो ये सोचेगा कि अरे बाप रे, यहाँ से लेके 15th फ्लोर है इसका, 14th फ्लोर है इसका। वो तो बस बुद्धि लगाए कहेगा अच्छा भाई साहब 1 फ्लोर का ही तो अंतर है। और इस आम को थोड़ी इस बात से टेंशन है कि देख कौन रहा है। ओवरऑल डिस्टेंस जो फेंका जा रहा है उसको ज़मीन से ऊंचाई कितनी है उससे मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस छत से उस छत पर लर्न करना है। तुम ऐसे नहीं कूदते हो क्या एक छत से दूसरे छत पे, ऐसे ही तो पास पड़ोस वाले के यहाँ हम जाते ही रहते हैं, थोड़ी सोचते हैं ज़मीन से हम कितनी ऊंचाई पे हैं। तो कुल मिला के 45 मीटर ही हमारे लिए काम का है, बाकी नीचे का बेकार, क्योंकि कूदना तो इसी पे अल्टीमेटली। अब फोटो बन गया तो बात समझ में आ जाती है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जीवन में जब जब हमसे पूछा जाए कि u कितना होगा तो रेंज की शरण में जाना चाहिए। अच्छा आज बताओ यहाँ रेंज का काम कौन करेगा, 180, ये आ गया u, चलो t निकाल लेते हैं, तो √2 और h कितना लूँगा मैं 45, और नीचे g के जगह 10 रख दूँगा, तो बचाओ ये 99 और ये कितना आ गया हमारे पास 180 मीटर था, कितना था गैप, सही है। h कितना है 45 और उसके बाद आ गया, ठीक है, क्या हुआ, सही है। हाँ 60 आएगा ना, 9 आ रहा है ना, रूट ये कितना होएगा 3, u × 3u बराबर उतना, u बराबर 60। ऐसा ही सवाल मॉड्यूल में दे रखा है, उसको कर लीजिएगा। u बराबर है तो 60 है, मॉड्यूल मेरे ख्याल से कितना है 166 है ना, 166 है, यही है, डाटा बदला हुआ है, आप उसको कर लीजिए। इस सवाल को बहुत स्टाइल में फेंका जाता है। एक स्टंटमैन अपनी बाइक को इस तरह से लेके आ रहा है कि बगल के मकान की खिड़की में घुस जाना है, तो क्या वेलोसिटी रखे। तो अब तो सवाल तो तुम भी बना सकते हो, लैंग्वेज बनाना है
कोई फ्लॉप हीरो है, यहाँ से गुलाब फेंक रहा है, उधर के घर में पहुँचा देना है, तो करते हैं फालतू टाइम पास, कुछ भी बना सकते हैं आप। चलिए, कुल मिला के इन सारे कॉन्सेप्ट में तुमको एक कंक्लूजन लग गया होगा कि जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो फार्मूला के नाम पे यहाँ कोई नहीं है। कोई है क्या फार्मूला के नाम पे? कोई नहीं है। बस हाँ, अगर ये याद रखेगा जो कि हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, t = 2h/g, तो हमारा काम हो जाएगा। अब तुम बोलोगे इस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं, तो एक तो आता है हवाई जहाज़ से बम गिराने वाला। हवाई जहाज़ से कहते हैं फूड पैकेट गिरा दिया, बाढ़ का टाइम चल रहा था, हवाई जहाज़ से फूड पैकेट गिरा दिया, लोगों तो कैसे कैसे पहुंचेगा। अच्छा, दूसरा इसमें से स्टंटमैन वाला सवाल आता है। यहाँ से क्वेश्चन जब आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, एंगल वेंगल निकालने का आता है, वो तुमने को बता दिया मैंने। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं तुमसे पूछता हूँ, लिखो तो क्वेश्चन। फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, find the value of tan alpha, find the value of tan alpha, find the value of tan alpha। अब tan alpha क्या, मैं देता हूँ सिचुएशन आपको बनाना है। ऐसे थोड़ा सा तुमको याद आया होगा, मैंने आते के साथ एक अल्फा एंगल बनाया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, देता हूँ सिचुएशन। देखिए, ये रहा टावर, इस टावर से आपने फेंका है इसको हॉरिजॉन्टल, ये पहुंचा दिया। जब आप रास्ते में कहीं पे आए थे तो आपसे कोई वेलोसिटी पूछे तो ऐसे बोलोगे, इसके 2 कंपोनेंट कर लो, ये वेलोसिटी, इसके 2 कंपोनेंट। ये एंगल में अल्फ़ा कहना चाह रहा हूँ दोस्त। आपको बताना है कि tan अल्फ़ा क्या होगा, बताइए। देखो करते हैं। देखो tan अल्फ़ा चाहिए भाई, क्या चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब देखो इसके ठीक इधर आ गया, ये कौन है हमारा Vy, और ये नीचे कौन सा आ जाएगा Vx, ये Vx होगा ना, और ये क्या होगा Vy। सोचो सोचो सोचो। अब Vy, ओके, Vy निकालना आसान है, Vx जीवन में कभी चेंज ही नहीं करता, तो Vx का काम कौन करेगा? Ux, और उसका नाम तुमने u दिया है, चलो ये u लिख दो। अब सारी लड़ाई होती है Vy की। Vy कैसे निकाले? तो Vy का निकालने का आसान सा उपाय, v इक्वल्स टू तुम जानते हो u प्लस at, v नहीं Vy, u नहीं Uy, प्लस a नहीं Ay इंटू t। बोलो, और नीचे का डायरेक्शन हम जानते हैं पॉजिटिव है, तो Vy मुझे चाहिए, Uy 0 होता है, टेबल बना हुआ है। प्लस Ay नहीं, प्लस का g इंटू टी, तो Vy का काम कौन करेगा? gt रख दो, Vy काम करेगा gt। मतलब tan अल्फ़ा जब मेरे से पूछा गया तो tan अल्फ़ा वी कैन सिंपली से gt अपॉन u। पूछा जाता है ना कि बताओ 2 सेकंड के बाद कितनी स्पीड होगी। अरे 2 सेकंड के बाद स्पीड कितनी होगी? 7 से पढ़ रहे हैं, बस साइन कन्वेंशन रखने हैं। देखो मेरा बोलने का स्टाइल, पहले तो मैं 7th क्लास वाला इक्वेशन लिखता हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस at, फिर बोलता हूँ v नहीं Vy, u नहीं Uy, तो बोल के लिखोगे ना, गलती नहीं होगी भाई, सही है।
और जब तुम इतने समझदार हो ही सही तो इसी सिचुएशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख के दिखा दो। अगला सवाल, राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। इसी सिचुएशन के लिए राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लिख लिया? मिटाऊं या रुकूं? ओके, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने में ध्यान लगाएं। नीट 2025, हम नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हैं। हम 180 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स में भाई साहब। हाँ, 180 सब में नहीं सोच लीजिएगा। ऐसे में तो नहीं बनेगा। अगर किसी ने याद रखा x tan थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, जीवन में नहीं बनेगा उससे। याद करने से हर सवाल थोड़ी ना हो सकता है। जो बात बोला है, जो बात तुमको लिखाई है, जो कॉन्सेप्ट है उससे बना है। कॉन्सेप्ट क्या है लड़की, बोलो? y में पुट करो, इससे बनेगा ये। t की वैल्यू x से निकालो, y में पुट करो। मैंने कहा है कि 50 बार बोलो, इसको इतना बड़ा लिख के वहाँ चिपका दो। जीवन का थॉट लिखते हो ना, जहाँ मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो उसके पड़ोस में इसको चिपकाओ, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा। निकाला? आया? देखिए, x के हेल्प से टाइम निकालना है, y में पुट करना है। आओ, तो s इक्वल्स टू होता है दोस्तों ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s नहीं x, u नहीं ux इंटू टी, हाफ a नहीं ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब मैं क्या इसको डायरेक्ट जीरो कह दूँ क्या, क्योंकि ए एक्स जीरो होता है। अब चलो मज़े से, यहाँ से तुम x के जगह पे u x के जगह u लिख सकते हो क्या दोस्त? और इंटू टी, ईमानदारी से बताओ t के जगह क्या आ जाएगा? x अपॉन u। ये बचा के रखो, काम आएगा। x के हेल्प से टाइम निकाल के y में पुट करो। क्या ढूंढ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए, अब मैं y के शरण में जाना चाहता हूँ। एस वाई मैं जानता हूँ फार्मूला, s इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस नहीं एस वाई, सही है। एस वाई को लोग चाहे पढ़े लिखे लोग y लिख सकते हैं। जैसे एस एक्स को, ये एक्चुअली में क्या था, ये एस एक्स ही तो था, नाम हमने x रख दिया। एस वाई इक्वल्स टू यू नहीं यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए नहीं ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। बोलिए। अब चूंकि ये सिचुएशन है, टेबल मेरे पास रेडी है, फेंक रहे हैं सामने, तो यू वाई क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये पूरा टर्म तो भाई साहब जीरो हो गया, ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया। अब एस वाई के जगह पे वाई इक्वल्स टू 1/2, ए वाई के जगह पे क्या लिखूंगा? नीचे के डायरेक्शन पॉजिटिव है, प्लस का जी, और टी नहीं, टी की वैल्यू रखनी है, तो x बाई यू का स्क्वायर बन गया ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यही तो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वापस देखो, y और x में रिलेशन देख लीजिए, स्क्वायर लग रहा है उधर, पैराबोलिक पाथ ही बनेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर फाइंड करते हो तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा और y और x में रिलेशन आता है, और उसमें एक तरफ स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा पैराबोला। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने की शर्त एक ही है कि आप x की हेल्प से टाइम निकालो, y में पुट करो। सही है क्या? तो कितना रटोगे? रटो मत, इसको मत रटो। और इतना तुम करोगे नहीं, तुम फास्ट निकाल सकते हो। बस ये याद रखो, x की हेल्प से टाइम निकालो, y में पुट करो, ख़त्म। सही है? तो आज के लिए इतना ही। आप जो होमवर्क है उसको कर लीजिएगा, बाकी कल मिलेंगे।